चलिए बंद ही रहने दीजिए, अब क्या बार बार खोलूं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की आलोचना के बारे में। और कल हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी दृष्टि डाली थी कि हिंदी आलोचना किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी आलोचना का एक और नाम है हिंदी समालोचना। तो किसी किताब में हिंदी आलोचना नाम मिलता है, किसी में हिंदी समालोचना मिलता है, और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है किसी कृति, किसी रचना के मूल के साथ जरूरी काट छांट, उसमें सुधार करना, उसकी आलोचना करना, उसकी कमियां निकालना, दोष निकालना। और इसका मकसद क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि ये जो रचना है वो और अधिक उपयोगी बने, और अधिक ये बेहतर बने। तो आलोचक का काम बड़ा निर्दयी का काम होता है। निर्दयी का अर्थ यह है कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाना चाहता हूँ। आलोचक वस्तुतः कहते किसको है? जब हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा या घाव का अर्थ होता है कि वह शरीर का वह मांस जहां पर वो घाव हुआ है वो पक जाता है, और पकने के बाद उसमें दर्द है, बहुत तेज दर्द होता है। तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है? आज का टॉपिक है आलोचना, ठीक है। किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था हिंदी की आलोचना, जिसमें हम आज मार्क्सवादी आलोचना पर बात करेंगे, नई समीक्षा पर बात करेंगे, यानी शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के बाद की आलोचना पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ पिछले वाली क्लास को कि आलोचना कहते किसको हैं। और मैंने बताया कि आलोचक का काम एक डॉक्टर का काम होता है। आलोचक का काम एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है, कोई फोड़ा हो जाता है, वो बहुत असहनीय, उससे दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं? खासकर एक घाव का नाम देहाती भाषा में हम कहते हैं बाल तोड़ बीमारी हो गई। तो बाल तोड़ का इलाज जब तक पकता नहीं है घाव, तब तक किया नहीं जाता है। उसको डॉक्टर टैबलेट्स देकर पकवाते हैं। देहाती विधि, चिकित्सा विधि में भी उसको पकाया जाता है, और जब पक जाता है तो चारों तरफ से उसको दबाकर निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद दबाकर निकाला जाता है, या डॉक्टर उसको ऑपरेशन करते हैं, माइनर ऑपरेशन करते हैं। ये जो माइनर ऑपरेशन है इसको बोलते हैं चीरा लगाना। जब चीरा लगाया जाता है तो असहनीय दर्द होता है पेशेंट को, और इतना दर्द होता है कि वो छटपटाता रहता है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब, हो सके तो आप मुझे कोई इंजेक्शन दे दीजिए दर्द का। तो डॉक्टर को आप कहते रहिए कोई इंजेक्शन दे दीजिए दर्द का, लेकिन वो डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं देता है, और आपको आपका आपके जो जख्म है, जो फोड़ा है, जो घाव है, उसको वो ऑपरेट कर देता है। हम सोचते हैं एज ए पेशेंट कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया होगा, और ऑपरेशन करने के बाद बहुत लंबा उसका जड़ को निकाला जाता है, घाव हो जाता है, तो उसके बाद पेशेंट को दर्द की सुई दी जाती है। मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई। तो डॉक्टर ने ऑपरेट क्यों किया? जबरन ऑपरेशन क्यों किया? तकलीफ में आपको आपको क्यों डाला? क्योंकि आपको स्वस्थ करना था। इसमें आपको तकलीफ बहुत हो सकती है, पेशेंट को तकलीफ बहुत होती है। डॉक्टर ने जो ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया, तो पेशेंट बहुत ज्यादा दर्द से छटपटाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या दुश्मनी के तहत उसने ऑपरेट किया? नहीं। डॉक्टर का मूल उद्देश्य क्या है? पेशेंट को स्वस्थ करना। तकलीफदायक पीड़ा से गुजरते हुए डॉक्टर की मंशा क्या थी? डॉक्टर की मंशा थी कि पेशेंट को स्वस्थ करना। फिर थोड़े दिन में जख्म भर जाएगा, पेशेंट हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को जिएगा। आलोचक ठीक उस डॉक्टर की तरह होता है जो तेज
ब्लेड से, तेज ऑपरेशन के औजार से आलोचना को काटता है, छांटता है, उसके मूल को, उसके मूल विचारों को, उसकी भाषा पर कमेंट करता है, उसके तत्वों पर वो बुराई या गुण या दोष निकालता है। इससे बहुत तकलीफ होती है लिखने वाले को, लेकिन उसका उसकी मंशा कोई दुश्मनी की नहीं होती है। उसकी मंशा होती है कि वह रचना, जो भी उसमें कमी हो, वो कमी सुधर जाए आने वाले समय में, या पाठक उस रचना की कमियों को जानकर उसके उसके ऊपर अपना विचार रखें और एक नई या अच्छी रचना की वो उम्मीद करते हैं। हो सकता है वही रचनाकार लिखे या कोई दूसरा रचनाकार लिखे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आलोचना का कर्म बड़ा क्रूर कर्म होता है, बड़ा निर्दयी कर्म होता है। आलोचक आपकी कमियों को आपके सामने बताता है। ये रचना घटिया है क्योंकि इसकी भाषा अशुद्ध है। ये रचना दोयम दर्जे की है। जैसे प्लेटो ने कहा ना, प्लेटो ने कहा कि जो कविता सत्य के की प्रतीति नहीं कराती है, उस कविता को आदर्श राज्य से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए, कवियों को देश निकाला दे देना चाहिए। तो कितनी कड़वी बात कही प्लेटो ने, क्योंकि प्लेटो आलोचक हैं, एक तरह की आलोचना कर रहे हैं। हम किसी के व्यक्तित्व की बुराई करते हैं तो एक तो होता है बुराई करने के लिए करना, वो गलत चीज है। एक होता है बुराई करके अच्छाई की तरफ ले जाना, ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तुलसीदास भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, है ना? मतलब अपने अपने निंदा करने वाले को रखिए। और अन्य जगह भी कहा गया, कबीर भी कहते हैं निंदक नियरे, सभी संत कहते हैं निंदक नियरे राखिए जाके कुटी छवाए। अपने आलोचकों को, अपने दुश्मनों को, अपने बुराई करने वालों को हमेशा जो है अपने पास रखे, ताकि आपको अपने अवगुण का पता चले। तो आलोचना कर्म एक तरह से बुराई को बताने का काम करता है, इसलिए मूल के साथ में काटता है, छांटता है, कुछ बताता है इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उसका फल क्या होता है, एक अच्छी रचना बनती है। अगर आलोचक नहीं होते तो किसी कृति में जो गड़बड़ियां हैं, जो दोष हैं, वो हमको पता नहीं चलता। इसलिए आलोचक बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति होता है, और वो बताता है कि इस रचना में ये कमी है, ये होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातों के बाद हमने पिछली क्लास में जो देखा, जो बातें की थी, उसको मैं एकदम संक्षेप में एक बार दोहरा दूं कि आलोचना की जो शुरुआत है उसके बारे में हमने कहा, ये भारतेंदु, हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक निबंध, नाटक नामक एक निबंध है, उससे हम मानते हैं। यानी हिंदी में आलोचना की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाम का नाटक नाम का निबंध है, वहां से हम मानते हैं। यह निबंध 1883 ईस्वी में लिखा गया। और हमने बात की थी कि आलोचना को अध्ययन के दृष्टिकोण से आलोचना को हम 3 कालों में बांट कर देखते हैं। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल को हम बीच में रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पहले के जमाने को, पहले के काल को हम शुक्ल पूर्व आलोचना का काल कहते हैं। बीच का काल रामचंद्र शुक्ल यानी शुक्ल युग की आलोचना हम कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के बाद जो आलोचना हुई उनको हम कहते हैं शुक्लोत्तर। जयंती जी कैमरा ऑफ कीजिए अपना। जयंती जी तो शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 3 काल हैं आलोचना को अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो इन तीनों काल की रचनाओं में अंतर है। यानी हमने तो अभी ये तो देखा है कि आलोचना मूल रूप से दोष निकालने का काम आलोचना में किया जाता है, दोष निकालने का काम आलोचना में किया जाता है। और ये जो दोष है ये तो मूल कर्म है। लेकिन 3 युग की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों युगों में आलोचना का कर्म, आलोचना करने का तरीका, पद्धति अलग अलग किस्म की है। तो हमने कल वाली क्लास में देखा था, शुक्ल के पूर्व जो आलोचना की पद्धति थी, वो पद्धति थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी अलग थी। उसमें हमने ये पाया कि उस समय शुक्ल पूर्व की आलोचना में हमने ये पाया कि एक तो नीति परक आलोचना होती थी।
यानी वही रचना अच्छी है जो नैतिकता के पैमानों पर खरी उतरती है, नीतिपरक रचना। ठीक है। और दूसरी दृष्टि कौन सी थी? रीतिबद्ध आलोचना, यानी नियम कानून के दायरे में किसी रचना की परख करना। नियम कानून यानी व्याकरण के नियम कानून, साहित्य सिद्धांत के जो गढ़े हुए नियम हैं, हम उसी दायरे में रचना को अच्छा या बुरा देख पाते थे। ये दो तरह की पद्धतियां मिलती हैं शुक्ल पूर्व की आलोचना में। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। तो पहले को हम कहते हैं रीतिबद्ध आलोचना पद्धति। रीतिबद्ध यानी कि रीति से बंधी हुई आलोचना पद्धति। ठीक है ना। इसकी हमने चर्चा की थी और हमने ये बताया था कि इसके जो सबसे प्रमुख नेता थे, सबसे प्रमुख आलोचक थे, उनका नाम है मिश्र बंधु। उनका नाम है मिश्र बंधु और पदम सिंह शर्मा, ये दो थे। दूसरी दृष्टि मैंने बताया आपको नैतिक उपयोगितावाद की दृष्टि। नैतिक उपयोगितावाद की दृष्टि में का जो बागडोर है, या इनके जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख साहित्यकार हैं, उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपने भी देखा जितने भी आप शुक्ल पूर्व की आलोचना को देखेंगे, चाहे रीतिबद्ध आलोचना है, चाहे नैतिक उपयोगितावादी रचना है, ये शुक्ल पूर्व की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और आपको ये एक आंख, एक दृष्टि आपको रखनी चाहिए कि कौन आलोचना किस काल की आलोचना है। अगर वो तो नैतिकतावादी दृष्टिकोण से किसी कृति का, किसी पुस्तक का मूल्यांकन करते हैं, तो शुक्ल पूर्व के ही आलोचक हो सकते हैं। अगर तो रीतिबद्ध रीतियों से, नियम कानूनों से बंधी हुई आलोचना करते हैं, तो वो रीतिबद्ध आलोचना दृष्टि कही जाएगी। और शुक्ल पूर्व की आलोचना दृष्टि की दो विशेषताएं हैं, ये हमने कल बात की थी। उसके बाद हमने रामचंद्र शुक्ल युग की आलोचना दृष्टि पर बात की थी। उसमें हमने देखा था कि शुक्ल पूर्व से शुक्ल युग जब आता है तो कुछ बदलाव होते हैं, कुछ घटनाएं घटती है। वो घटनाएं कौन कौन सी थी? हमने देखा कि एक नई तरह की कविता लिखने की परंपरा की शुरुआत होती है, जो 1920 ईस्वी में आती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि छायावादी कविता। यानी कविता की धरती पर, छायावाद से पहले के कविता आंदोलन को आप जानते हैं कि सबसे पहले जो कविता थी हिंदी साहित्य की, वो आप जानते हैं कि चाहे हम यहाँ शुरू करें, चाहे हम प्रकृति परक कविता अदहमान से शुरू कर सकते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना या अदहमान से। अगर हम और आगे चाहें तो भक्ति काल, रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में भारतेंदु युग की कविता, और उसके बाद छायावादी कविता, छायावाद के बाद प्रगतिवादी कविता, प्रगतिवादी कविता के बाद प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवादी कविता के बाद नई कविता, नई कविता के बाद छोटे छोटे कविता के आंदोलन चलते हैं। इसमें समकालीन कविता, अकविता, भूखी पीढ़ी की कविता, विद्रोही कविता, ये सब नाम है। यानी इस टाइम पीरियड में एक खास तरह की कविताएं लिखी जाती थी। तो मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की कि 1920 में कविता के क्षेत्र में बदलाव हो रहा था भारत में, जिसको हम कहते हैं छायावादी कविता का प्रादुर्भाव हो रहा था, छायावादी कविता का, है ना। तो इसने एक समझ को बदलने का काम किया। एक दूसरी बड़ी घटना क्या घटी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के से अवकाश ले लिया था, बुजुर्ग हो गए थे और अब उनका प्रभाव कम हो गया था। तीसरी घटना क्या घटी कि यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होने लगी। तो पढ़ाई आप करते हैं ना, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, भावना का नहीं, और नए नए शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं। चौथी घटना एक और घटी थी जिसके बारे हमने ये कहा कि प्रेमचंद कथा साहित्य में, है ना, कथा साहित्य में। अभी तो हमने कविता का आंदोलन देखा, अब कहानी की भी एक परंपरा चलती है। तो कहानी लिखने में प्रेमचंद का अवतरण होता है। प्रेमचंद से पहले की कहानियां भाववादी कहानियां थी,
है ना, आदर्शवादी कहानियां थी। प्रेमचंद ने कहानी को यथार्थ की जमीन पर खड़ा कर दिया। तो प्रेमचंद का उपन्यास या कथा लिखना और 1920 में कविता के क्षेत्र में छायावादी कविता का प्रादुर्भाव होना, ये शुरुआत होना, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होना, खासकर आलोचना की पढ़ाई होना उसमें, और एक हमने क्या बताया था, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होना और प्रेमचंद का अवतरण होना, छायावादी कविता का अवतरण होना, जी, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक तरह से केंद्र से हट जाना। इन चारों चीजों के परिणाम स्वरूप युग बदल गया। और जब युग बदला तो उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव केंद्रीय प्रभाव हो गया, यानी मुख्य प्रभावी व्यक्ति हो गए। और आचार्य शुक्ल ने आलोचना यानी किसी की कृति को, किसी किताब को हम कैसे देखें, उसमें हम किस तरह से उसका मूल्यांकन करें, इस संबंध में उन्होंने 2-3 सिद्धांत बताए, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, बल्कि 5 सिद्धांत बताए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी किताब, कोई भी कृति जो होगी उसमें रस के बारे में पहले तो उन्होंने बात कही, या पहले लोकमंगल की हम बात करते हैं, कोई भी कृति होगी अगर वो महान होगी या उस कृति को महान होना है तो उसमें लोकवादी तत्व होना चाहिए, लोकवादी तत्व, है ना, यानी लोक मंगल का भाव प्रधान रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कोई किताब अच्छी है क्योंकि वो लोक का, समाज का, लोगों का कल्याण कर सके, पहली बात तो उन्होंने कही। अब लोगों ने इसी दृष्टिकोण से ये देखना शुरू किया कि जितनी भी किताबें हैं, अगर किसी में लोक के कल्याण की बात नहीं है तो उस किताब को कूड़ा के भाव में फेंक दो, वो अच्छी किताब नहीं है। जिसमें लोक मंगल की भावना है, लोक कल्याण की बात कही गई है, तो अति उत्तम किताब होगी। और तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल देखते हैं कि तुलसीदास ने लोक के कल्याण के लिए एक रचना की, जिसके पात्र लोक के कल्याण के लिए सारा जीवन लगाते हैं। तो रामचरितमानस को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काव्य घोषित कर दिया। इसी आधार पर अन्य लोग भी ऐसे ही करने लगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आलोचना करते समय हम लोगों को, है ना, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि रस जो है वो आज से पहले, अभी से पहले अनिर्वचनीय था, यानी रस की परिभाषा नहीं दी जा सकती। अनिर्वचनीय मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता है ना, रस जिसको आप कह नहीं सकते हैं, परिभाषा नहीं दे सकते हैं, उसको बता नहीं सकते कि रस ये है। यानी रस को पहले क्या माना जाता था, ब्रह्मानंद सहोदर, जिसको आनंद मिल रहा है वो क्या कहता, वाह वाह मजा आ रहा है, मुझे ईश्वर की भक्ति में लीन है, मैं रस सिक्त हो गया हूँ, मतलब वाह मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, मैं भक्ति रस में डूब गया हूँ। कोई पूछता कैसा लग रहा है भक्ति रस, तो कहता बता नहीं पाता। फिर कहता इसको रस लेना है तो तुम भी भक्त बन जाओ। फिर वो भी जो है भक्त बन जाता, वो भी नाश्ता करता, बोलता वाह वाह आनंद आ रहा है। तीसरा पूछता तुम्हें कैसा आनंद लग रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही है, तो कहता सुनो तुमको अनुभूति लेनी है तो तुम भी भक्ति रस में डूब जाओ। यानी रस जो है, आनंद जो है, वो अनिर्वचनीय होता है। ये ठीक उसी प्रकार अनिर्वचनीयता का अर्थ है कि कोई अगर ये पूछे मीठा माने क्या, स्वीट्स का अर्थ क्या होता है, तो कहेगा स्वीट्स मतलब रसगुल्ला जैसा मीठा। तो अगला पूछेगा जिसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया है, तो रसगुल्ला जैसा मीठा क्या अर्थ होता है, तो अगला बोलेगा लड्डू जैसा मीठा। तो कहेगा मैंने तो लड्डू कभी नहीं खाया, लड्डू जैसे मीठा क्या अर्थ होता है, तो अगला कहेगा जलेबी जैसा मीठा होता है। मैं तो जलेबी भी नहीं खाया हूँ, उसका मतलब क्या है, तो कहेगा बालूशाही जैसा मीठा होता है, केक जैसा मीठा होता है, टॉफी जैसा मीठा होता है। वो जितने बार बोलेगा उतनी बार वो कहेगा ये तो मैंने खाया नहीं है, मुझे तो पता नहीं मीठा कैसा होता है। चीनी जैसा मीठा, गुड़ जैसा मीठा, सारे मीठी वस्तु को दुनिया के वो बता सकता है, लेकिन अगले को समझ में नहीं आएगा अगर उसने, क्योंकि उसने कभी वो स्वाद नहीं चखा है। तो
अचानक वो आदमी कहेगा मुंह खोलो, जैसे मुंह खोलेगा उसके मुंह में एक लड्डू डाल दिया, बोलेगा पता चला, बोलेगा पता चल गया। यानी मीठा मतलब अब अनुभव कर रहा है। तो रस की ऐसी दशा थी। रस या आनंद जो है वो ईश्वर जैसा होता है और उसको अनुभव किया जाता है, उसको बताया नहीं जा सकता है। इसको रस की अनिर्वचनीयता कहते हैं। ये रस ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ईश्वर को पाने में जो आनंद मिलता है ठीक उसी तरह का रस का आनंद होता है। तो ये बात कही गई। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा नहीं, रस जो है उस वो अलौकिक चीज नहीं है, वो लौकिक चीज है, इस संसार की वस्तु है। रस की लोकवादी व्यवस्था व्याख्या की। रस इसी लोक में जन्मता है, इसी लोक में आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। रस कोई अलौकिक चीज नहीं है, स्वर्ग की चीज नहीं है, वो निर्वचनीय है, आप देख सकते हैं। यानी रस इस लोक पर आधारित होता है। तो ये शुक्ल जी की एक बड़ी देन है कि रस की लोकवादी, जैसे कि हम किसी को मेहनत करता हुआ देख रहे हैं, हम खुश होते हैं, तो हमें रस कहाँ से मिल रहा है, आनंद कहाँ से मिल रहा है उसके मेहनत से। आप बहुत मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, आंखों में मोटा चश्मा चढ़ जाता है, आंखों के नीचे काले काले धब्बे आ जाते हैं, लेकिन आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है। तो रस का स्रोत क्या है? आपकी मेहनत, आनंद, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। आप रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होता है, आप आनंदित होते हैं, तो रस कहाँ से मिला? सफलता से मिला। आप किसी भूखे को खाना या पानी पिलाते हैं, तो रस कहाँ से मिला? उपकार करने से मिला। तो रस इसी लोक में जन्मता है। ये बात उन्होंने, और एक बड़ी बात उन्होंने बताई रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि सर रस अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ ये तो कह सकते हैं ना कि रसों को अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव किया जा सकता है। रस अनुभव अनुभव तो किया है। अनुभव ही किया जा सकता है ना सर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, मतलब लेकिन अनिर्वचनीयता का अर्थ है कि रस इस लोक का ही नहीं है, वो तो ईश्वर है। अब ईश्वर जी कैसा है? किसी भक्त को आप पूछेंगे ईश्वर का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे ईश्वर का मतलब जो मंदिर में होते हैं। तो कोई कहेगा अच्छा मंदिर में होते सर, हैं तो जैसे ईश्वर किसी तो। भी काम को करने से संतुष्टि मिलती है, या किसी भी खाने की चीज हाँ को खा के हाँ हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, हाँ हाँ, या सर किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देख के खुशी मिलती है, रस तो वही हुआ ना सर जिसको हम सिर्फ एग्जैक्टली, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। जी लेकिन उसका स्रोत यही ये धरती है। और आप उसको एक तरह से व्याख्या कर सकते हैं। मतलब व्याख्या का अर्थ है कि ऐसे पार्ट वाइज कोई मैटर, कोई वस्तु या धातु की तरह अलग अलग उंगली नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे मुझे आनंद मिल रहा है, तो आनंद कहाँ से मिल रहा है? स्वर्ग से आ रहा है। यह अवधारणा टूट गई। यानी इसी इसी धरती से आनंद आनंद की किसी उपज काम होती को है। करके सर हमें संतुष्टि मिले तो वो आनंद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आनंद जो है इसी धरती से जुड़ा हुआ है। ये कोई पारलौकिक चीज नहीं है, कोई रहस्यमयी चीज नहीं है ना। और आप तो अभी रस आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं स्थायी भाव है, स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव जब अनुकूल परिस्थिति उसको मिलता है तो रस की निष्पत्ति होती है। तो आप देख लिया आपने कि रस को अब आप देख सकते हैं। कोई रस सूख जाए तो आप उसको बहा सकते हैं, डॉक्टरी चिकित्सा से वो रस फिर से फ्लो हो सकता है। तो अब तक रस को माना जाता था कि ये सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, आनंद सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, दुख सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। पर अब मनुष्य ये बात जान गया आनंद कहाँ से मिलता है ना। और उसका जो स्थायी भाव है, अगर वो सूख गया है तो स्थायी भाव को ठीक कैसे किया जा सकता है? ये मानसिक चिकित्सा या योग आप से आपको रस मिलता है। तो आप जानते हैं योग यानी हमारी चित्त वृत्तियों में जो शम का जो तमोगुण है और रजोगुण है, उसका जब शमन करते हैं तो रस मिलता है। तो इस लोक में आप एक तरह का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इससे पहले माना जाता था सब ईश्वरीय है। पहले ये भी माना जाता था कि जो धनी है वो ईश्वर का वरदान है, जो गरीब है वो ईश्वर का वरदान है। लेकिन मार्क्सवादियों ने, अभी मार्क्सवादी चिंतन में हम पढ़ेंगे आलोचना में, कि धनी होना ईश्वर का वरदान नहीं है, धनी होना व्यवस्था का वरदान है। एक खास तरह का सिस्टम होता है धनवान व्यक्ति होने के पीछे, एक खास तरह का कि व्यवस्था सब सपोर्ट नहीं करती है तो व्यक्ति गरीब होता है।
तो या कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, मतलब कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम है, उसका उसका संबंध शिक्षा से। और शिक्षा किसको मिलती है? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास होता है? जो संसाधनों पर अधिकार करता है। तो इस तरह से हम एक राजनीतिक व्याख्या हमने करना शुरू किया है। तो हम कह सकते हैं कि धनी या गरीब होना ये मतलब पुराने जन्म का फल नहीं है, ये इसी जन्म का फल है। अभी कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से कौन बनेगा करोड़पति में, बहुत बड़ी धनराशि जीत सकता है, 7 करोड़, मेरे ख्याल से 7 करोड़ को जीत सकता है, तो रातों रात धनी हो सकता है। ये भाग्य का चमत्कार नहीं, आपकी बुद्धि का चमत्कार है। तो उसी तरह से रस को इस धरती के अनुभवों से जोड़ गया, यानी लोकवादी अवधारणा रामचंद्र शुक्ल ने रस की दी। ये बात मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये बताई थी कि रस जो है उसकी मतलब 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने बात की। एक होता है सिद्धावस्था, दूसरी अवस्था होती है साधना अवस्था। मतलब एक बनने की प्रक्रिया और एक बन जाना, दोनों में फर्क है। अक्सर पूरी दुनिया आपको तब याद करती है जब आप बंद क्यों रहा? ओके, ये अक्सर आप किसको याद करते हैं? आप अक्सर याद करते हैं कि फला परिवार में वो लड़की कलेक्टर बन गई, ये कलेक्टर बन गया, वो लड़का दौड़ में जीत गया, वो विश्व सुंदरी बन गई, वो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया बन गया। तो जब कोई बन जाता है ना, तो हम उसकी तरफ देखते हैं, हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अरे ये तो ये बन गया, कितना किस्मत वाला है, या हाँ भाई बनेगा क्यों नहीं, बहुत पैसा उसने खर्च किया होगा, या आगे हम बहुत सारे कारण जोड़ लेते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं ये जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सिद्धि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी शुक्ल जी ने पहली बार ये बात कही कि सिद्धावस्था से, अचीव्ड पोजीशन से, अचीविंग पोजीशन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिद्धा अवस्था से साधना अवस्था ज्यादा महत्व है उसका। निर्माण की प्रक्रिया, कोई विद्यार्थी टॉप कर जाता है, सभी तालियां बजाएंगे, सभी आपको तारीफ करेंगे, लेकिन टॉप करने के लिए वो कितना उसने मन को पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के लिए मन पर कंट्रोल किया। उसका भी मन करता होगा घूमने का, मेला जाने का, इधर उधर समय भी व्यतीत करने का। उसको भी ठंड लगती होगी, पर सुबह से उठ कर उसने पढ़ाई की है। रात को नींद लगती होगी, पर उसने अपने मन को कंट्रोल करके पढ़ाई की है। यानी जो साधना करने की अवस्था, पढ़ाई एक साधना है, कोई भी चीज साधना है, खेलना एक साधना है ना, नियंत्रित, अपने मन को नियंत्रित करना साधना है। तो इस तरह रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कर्म सौंदर्य को बल दिया साहित्य में। तो इसीलिए हम उस साहित्य को बहुत अच्छा मानते हैं जिसमें साधनावस्था की बात होती है, जिसमें कर्म सौंदर्य की बात होती है। और उसके बाद शुक्ल जी ने ये कहा कि कविता में जो रहस्यवाद है, जो चमत्कारवाद है, और जो वैयक्तिकता है, 3 शब्द मैंने बताए थे। रहस्यवाद यानी कुछ समझ में नहीं आया, तम के पार मेरा प्रियतम है उस पार। महादेवी वर्मा कहती है ना, मेरा जो पति है, प्रेमी है, वो तो बादल के उस पार है। रहस्यवादी कविता हो गई। इसलिए रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा को पसंद नहीं करते थे, उनको बहुत खराब कवित्री मानते थे। रामचंद्र शुक्ल कबीर को भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कबीर कविता में रहस्यवादी कविता है। तो शुक्ल जी के अनुसार जो कविता रहस्यवादी होती है ना, साहित्य में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। एक उन्होंने दृष्टि दी, क्योंकि रहस्य से अर्थ जो है बंद हो जाता है, वो खुलता नहीं है, खुलकर आता नहीं है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। सर प्रोफेसर साहब रामचंद्र शुक्ल जी को पसंद करते थे जब वो इतनी सारी आलोचनाएं करते थे, क्योंकि महादेवी वर्मा तो बहुत अच्छी कवियत्री थी सर, उनकी कविताएं तो। हाँ नहीं, अब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने एक विचार दिया, और जब आप बौद्धिक कर्म करेंगे ना, तो बौद्धिक कर्म में जातिगत या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, विचार के आधार पर दुश्मनी होती है।
हम आपस में खूब बहस करें, तर्क करें और आप अपने सिद्धांत पर अड़े रह सकते हैं। मैंने कहा रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद को अच्छा नहीं मानते थे, तो जितने भी कवि या लेखक रहस्यवादी कविता लिखते हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको रामचंद्र शुक्ल जी का मत या विचार अच्छा लगे तो आप उसको अपनाइए, अच्छा नहीं लगे, दूसरे का विचार अच्छा लगे तो उसको अपनाइए, ये विचार तो रहेंगे। इसका मतलब महादेव वर्मा से रामचंद्र शुक्ल कोई झगड़ा नहीं था कि एक दिन ये वो स्वस्थ चाय चर्चा थी सर, सर स्वस्थ चर्चा, सर स्वस्थ चिंतन समीक्षक बोलते हैं इसको हम हाँ लोग। बिल्कुल। तो ये सर ये समीक्षक का तो ये काम ही है कि वो हाँ अपनी समझ और ज्ञान के हिसाब से एक राय दे, जिसको जी पाठक और साहित्यकार दोनों अपने हिसाब से समझे। हाँ हाँ। तो मैंने ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है कि चमत्कार को पसंद नहीं करते हैं, जादू टोना वाले तंत्र मंत्र वाले चीजों को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए सिद्धों और नाथों को भी रामचंद्र शुक्ल बहुत पसंद नहीं करते, बहुत इज्जत नहीं देते हैं, रहस्य को पसंद नहीं करते हैं और वैयक्तिकता को पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैं हूं, वो व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते हैं, एक दृष्टि उन्होंने दी है। अब जिन लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के विचार को माना और उसी के आधार पर साहित्य को, किताब को देखने की और मूल्यांकन करने की पद्धति अपनाई, वो शुक्ल के रास्ते पर चले। जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ, उनका अलग मत हो सकता है, अलग मत है। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। फिर हमने कहा था कि शिल्प, शिल्प का अर्थ होता है कि एक होती संवेदना साहित्य में, कि इसका मूल भाव क्या है, विषय वस्तु क्या है, और उस भाव को प्रस्तुत करने के तरीके को शिल्प कहते हैं। शिल्प मतलब स्टाइल, किस स्टाइल से कला कविता। सर सर जी साहित्य का कला पक्ष, कला ये पक्ष, मतलब हो। बिल्कुल जी, कला पक्ष है ना। इसका शिल्प बहुत अच्छा है, कला पक्ष बहुत अच्छा है। कला जैसे किसी का ड्रेस, किसी के घर का डिजाइन, उसकी कलात्मकता होती है ना। आपने अपने ही उसी कमरे में किसी कोने पे कुछ रख दिया, कुछ रख दिया तो वो सुंदर लगने लगता है। अपने बालों को आपने कुछ खास तरीके से बनाया तो चेहरे पर वो फबने लगता है, सूट करने लगता है। तो कला जो है, यानी आपके मन के जो विचार होते हैं उसको साहित्य में प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम शिल्प कहते हैं। हेलो सुजाता मैम। बीच में इंटरनेट चला गया था, आवाज अभी आ रही है? जी सर। यस जी सर, सर। जी सर। अच्छा ठीक है। बीच में आज इंटरनेट प्रॉब्लम किया आधा घंटा, लेकिन शुरू में, अभी फिर बीच में चली। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि मुक्तक की तुलना में, हाँ मैं कह रहा था कविता दो प्रकार की कविताएं होती है। ये विद्वानों ने कविता को उसके स्टाइल के आधार पर, कला के आधार पर, शिल्प के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक है मुक्तक काव्य, दूसरा है प्रबंध काव्य। मुक्तक कविता, दूसरी है प्रबंध कविता। तो मुक्तक कविता में भाव जो होते हैं स्वतः संपूर्ण होते हैं। जैसे बिहारी लाल की कविता, बिहारी लाल के दोहे को जानने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं जानना पड़ेगा, सिर्फ एक दोहा अपने आप में पर्याप्त है ना। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराय जग वह पाए बोराय। ये दो लाइन आप पूरा पूरा अर्थ अपने में दे रहा है। सोना और धतूरा दोनों नशीले हैं। धतूरा को तो खाने से नशा आता है, लेकिन सोना को तो पानी से नशा आता है। ठीक है ना। ये नहीं कहा वो किसके लिए कहा जा रहा है, कहा सब जगह फिट हो रहा है। तो जिसका स्वतः संपूर्ण अर्थ होता है उसको हम कहते हैं मुक्तक शैली की कविता। अब दूसरी है प्रबंध शैली की कविता। प्रबंध शैली कविता में पूर्वापर संबंध होता है, उसमें जीवन के बहुत सारे पक्ष आते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, विद्यार्थी जीवन, गार्हस्थ जीवन, बुढ़ापा, बहुत कुछ आता है, जीवन पर्यंत मृत्यु तक का आ सकता है।
वापर संबंध का मतलब यही है कि पूरी जीवन यात्रा उसमें, या ऐसा कुछ क्रम? मैं पूर्वापर संबंध का मतलब, मान लीजिए कोई बहादुर है अभी, है ना, कोई ब्रेव है, कोई बहुत अच्छा तीर चलाता है, तो तीर कैसे चलाए, उसने प्रशिक्षण लिया होगा। तो पहले का जो संबंध है उसको मान लीजिए गुरु ने ट्रेनिंग दी है, इसलिए उसने बहुत अच्छा तीर चलाया। तो तीर चलाने का की वजह है, उस वजह की भी चर्चा होगी, तीर चलाने का भी वजह की भी चर्चा होगी। जैसे जैसे द्रोणाचार्य ने वो अंगूठा लिया था तो क्यों लिया था, हाँ क्यों है ना, लिया, तो उसका द्रोण, पुरानी वो है। अहिल्या अगर जी वो पत्थर बनी थी तो वो स्टोरी बाद पहले पता करनी पड़ती है, तो जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हाँ पूर्वापर मतलब पहले का, और पहले और बाद की कथा को मिलाएंगे तब वो चीजें समझ में आती है, उसको पूर्वापर कहते हैं। और जीवन के कई पक्ष, कई आयाम उसमें घटना के रूप में आते हैं। और मुक्तक में सिर्फ एक अंग, एक पक्ष, एक क्षण भी पर भी कविता हो सकती है। लेकिन प्रबंध कविता में अध्याय होते हैं, कांड होते हैं, इसीलिए रामचरितमानस में कांड है, 7 कांड है। महाभारत में अध्याय है, अध्याय मतलब चैप्टर होते हैं, यानी अलग अलग खंडों में है। तो आप देखेंगे महाभारत की कथा, महाभारत कथा जब शुरू होती है तो कौरव पांडु से नहीं होती है, पांडु और उसके पहले के लोगों से होती है, फिर उनके संतान होते हैं, फिर उनके संतानों में झगड़ा होता है, फिर आपस में झगड़ा होने के बाद में फिर उसके अर्जुन के द्रौपदी के बारे होता है, फिर अर्जुन के एक और विवाह होता है, भीम के विवाह होता है, कई तरह की चीजों का आप देखिए, कई पक्ष मिलते हैं, यानी संघर्ष का, राजा बनने का, वनवास जाने का, तमाम चीजों, और एक पूरा का पूरा एक मैसेज वो फ्लैश करता है। तो इसको कहते हैं मुक्तक टाइप की कविता। तो रामचंद्र शुक्ल को मुक्तक काव्य पसंद है, बाकी जो मुक्तक काव्य है ना वही श्रेष्ठ है, और जो मुक्तक लिखे उसको हमको आलोचना में आलोचकों को उनको वाहवाही देनी चाहिए मुक्तक कविता को, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, और फिर इसी संदर्भ में कहते हैं कि कविता की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है बिंब धर्मिता। कल मैंने चर्चा की थी बिंब की बात, कि बिंब धर्मिता मतलब इमेज बिल्डिंग, आपके दिमाग में इमेज को बिठा देना, छवि को बिठा देना, बिंब धर्मी कहते हैं। जो कविता जितना ज्यादा इमेज आप में बैठाती है वो कविता उतनी अमर होती है, वो कविता उतनी अच्छी होती है। जो कविता दिमाग पर छवि नहीं डालती है, खाली गुदगुदी करके चली जाती है, वो कविता ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती है। हम याद भी उसको करते हैं जो हमारे दिमाग में अपनी छाप छोड़ देता है। तो कविता या रचना महान वही होती है जिसमें बिंब निर्माण करने की शक्ति होती है, बिंब धर्मिता इसमें होती है। ठीक है, अच्छा व्हाट्स स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, है ना, शायद कम स्टूडेंट है सर, अभी 80 ही है, जब ज्यादा होगा तो ले लूंगी। 88 है, 91 88 हो गए हैं जी। तो खैर, तो मैंने कहा था बिंब धर्मिता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 5 आलोचना के 5 टूल्स बताए, 5 औजार बताए, 5 तरह के पॉइंट्स बताए। तो इस पर हमारे जो मतलब रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में हम इन चीजों को हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की। सर एक मिनट, ये 5 तत्व इन्होंने एक लोकवादी तत्व कहा, हाँ, एक रस की व्याख्या की, हाँ, उसके बाद छायावाद में और रहस्यवाद और व्यक्तिकता की उन्होंने आलोचना की, और शिल्प पक्ष में कविता के बारे में प्रबंध काव्य को वरीयता दी, प्रबंध काव्य प्रबंध काव्य को वरीयता देते हुए बिंब धर्मिता को महत्व दिया। हाँ, और साधनावस्था को प्राथमिकता दी, सिद्धावस्था की जगह पर साधनावस्था को प्राथमिकता दिया, और यानी कर्म सौंदर्य पर बल दिया। और काव्य का मुख्य उद्देश्य लोक मंगल को माना, है ना। 5 हो गया, क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, इंटरनेट की दिक्कत, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद ही कर देता हूँ ना, ताकि बंद ही रहे, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना, कैमरा बंद रहने कहते हो? नहीं सर, बस आवाज ना सुनाई दे तुरंत बोलिएगा, क्योंकि इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की। यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद आलोचना की धारा
किस दिशा में गई और क्या क्या हुआ उसको हम बात करेंगे। और इसको बात करते हुए मैं कुछ हम बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से जाएंगे तो चीजें फिर समय सीमा से बाहर चली जाएगी। तो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आलोचना की मुख्य हिंदी आलोचना की दो मुख्य समस्या थी या दो मुख्य चुनौती थी, और इसी चुनौती पर शुक्ल जी के बाद का पूरा आलोचना खड़ा है। मैं इसको अगर सामान्य आसान भाषा में कहूं तो रामचंद्र शुक्ल के बाद जितने भी आलोचक हुए हैं वो रामचंद्र शुक्ल से टकराते हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने आलोचना के लिए जो मानदंड खड़े किए है ना, उस मानदंड से या तो लोग सहमति कर रहे हैं और एक नई उसी आलोचना को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर उससे टकरा रहे हैं। यानी शुक्ल जी को छोड़कर शुक्लोत्तर आलोचना में ऐसी कोई बात आपको दिखाई नहीं देगी। पहला पॉइंट जो मैंने बताया। दूसरा पॉइंट कि शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में दो चीजें हो रही थी, दो काम हो रहे थे। पहला, शुक्ल जी की साहित्यिक मान्यताएं और छायावाद के संबंध में उन्होंने जो मत दिया था उसका पुनर्मूल्यांकन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। शुक्ल जी ने साहित्य के संबंध में जो विचार दिए थे, जो मान्यताएं दी थी उसको, और दूसरा छायावाद, जो काव्य का आंदोलन, जो छायावाद था, कविता का आंदोलन, उसका पुनर्मूल्यांकन लोग कर रहे थे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में क्या अवधारणा दी थी उसको जरा आप जान लें, क्योंकि हमने भी कहा ना कि शुक्ल जी की साहित्यिक मान्यता तथा छायावाद का पुनर्मूल्यांकन। तो उन्होंने ये कहा कि जो छायावाद है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अच्छा नहीं माना। क्यों अच्छा नहीं माना? क्योंकि इसमें रहस्यवादी बातें हैं। छायावादी कवि रहस्य की बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? मैं नीर भरी, है ना, अपने को वो ऐसा बादल कह रही हैं जो पानी से भरा हुआ है। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो भाई साफ साफ कहो ना, मैं दुखी हूं। शुक्ल जी मतलब रहस्यवादी बातें हैं, इसलिए वो छायावाद को पसंद नहीं करते हैं शुक्ल जी। पर कहते हैं ये व्यक्ति वैचित्रवाद है, मतलब बात करने का जो है अनूठा ढंग है छायावाद, खाली शैली है इसमें, ऐसी बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें वैयक्तिकता है, जिसे निराला कहते हैं ना, मैंने मैं शैली अपनाई। तो जिसमें वैयक्तिकता है उसको पसंद नहीं करते हैं। निराला सरोज स्मृति लिखते हैं कविता, जिसमें अपनी बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसकी मृत्यु हो जाती है, और सरोज की स्मृति में वो कविता लिखते हैं। तो आप देखेंगे वैयक्तिकता यानी पर्सनल जीवन के दुख सुख को भी छायावादी कवि लिख रहे हैं, इसलिए रामचंद्र शुक्ल छायावाद को पसंद नहीं करते हैं। और छायावाद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल से टकराते हुए कुछ लोगों ने उसके अलग मत दिए, जिसमें पंडित शांति प्रसाद द्विवेदी। सर मैंने मैं शैली अपनाई, ये किस पोएम में है? ये है छायावाद में, छाया कविता में, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है ना, उनका कविता ही है सर ये। हाँ सर छायावादी चारों छायावाद के जो चारों स्तंभ थे, इन सब में मैं पर ज्यादा जोर दिया गया था सर। सभी में है। हाँ, चारों स्तंभ जो हैं छायावादी के भी जो चारों स्तंभ हैं। प्रीति जी एक मिनट, सर ये सरोज स्मृति का लाइन है क्या? मैंने मैं शैली अपनाई नहीं, ये अलग कविता है। सरोज स्मृति में तो सरोज
कि सरोज जो उनकी, देखिए निराला का जीवन बहुत दुखी था। निराला की 1 से अधिक शादियां हुई। निराला बहुत गरीब थे और उनके बच्चे नानी के यहाँ पले, और जब नानी के यहाँ पल कर आए तो फिर उस जब शादी का समय, शादी होने वाली थी उसकी नतनी का, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो निराला आर्थिक अभाव में जीवन भर गुजरते हैं। उसके बाद सरोज अपनी पुत्री की का देहांत, निधन हो जाता है, और निराला जितनी कविता लिख रहे थे उसको रामचंद्र शुक्ल खारिज कर रहे थे, छपने नहीं दे रहे थे। उनको साहित्य में जगह नहीं मिल रही थी। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा, ये जो कविता लिखी है तो छिपकली की पूंछ की तरह है। अभी हम लोग को सारे 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 जितने भी हैं सारे महान लग रहे हैं, पर अपने युग के अंतर विरोध भी होते हैं। तो आप एक बौद्धिक आलोचक की तरह उनको देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने निराला की कविता को किसी भी पत्रिका में लगने से मना कर दिया। उनका इतना प्रभाव था, किसी कविता में कहीं पर छप नहीं रहे थे निराला। तो मैंने आपको बताया निराला मिट्टी पत्थर लिखा फिर। हाँ, निराला का एक तो निर्धन थे। निराला अपने समाज से ही दुखी थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, लेकिन किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने उनकी मदद नहीं की। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण जिस थाली में खाते हैं, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। तो निराला विद्रोही हो गए। निराला घोर दुख सहते हुए, मतलब खाने को उनके पास नहीं था, उनकी कविता नहीं छप रही थी, उनकी एक पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इसलिए निराला आखिरी अवस्था में अर्ध विक्षिप्त हो गए, यानी पागल हो गए। निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी है। राम की शक्ति पूजा के अर्थ के कई स्तर हैं। पहला, निराला की अपनी साहित्य की साधना। दूसरा, सत्य और असत्य की लड़ाई की बात। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक आर्थिक जीवन में हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है तो उसको अपनी शक्ति का संचय करके, जैसे राम ने शक्ति का संचय किया और अपने शत्रु से जीत हासिल की, वैसे हर व्यक्ति करे। तो 3 धरातल पर निराला की कविता आगे बढ़ती है। तो मैंने मैं शैली अपनाई, जो आपका सवाल था, ये अलग कविता है। सरोज स्मृति अलग कविता है, ठीक है। सर ये उनके दुख जीवन की कथा है, उसी में ये लाइन है कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुख एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सरोज स्मृति से अलग कविता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने हम यहाँ थे अपनी बात को कि हाँ, रामचंद्र शुक्ल के छायावाद के संबंध में जो मत थे, है ना, उनके विरोध में जो स्वर उठे, है ना, उसमें सबसे पहला नाम है पंडित शांति प्रिय द्विवेदी। शुक्ल जी से टकराते हैं पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, और वो लेख लिखते हैं। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने, वे पहले आलोचक हैं जिन्होंने युग की राजनीतिक चेतना और छायावाद की काव्य चेतना में एक प्रकार की संगति को देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी